तो आइए बच्चों चलते हैं हम चैप्टर फर्स्ट साइंस कक्षा 10। तो देखिए क्या है, पहले बेसिक चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट पूरा खत्म करने वाला हूँ। तो देखिए क्या बेसिक चीज क्या है, साइंस आप लोगों को पता होगा बेसिकली 4 प्रकार के साइंस होते हैं। कौन कौन से साइंस होते हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान पहला, रसायन विज्ञान दूसरा, जीव विज्ञान तीसरा, और एक होता है हमारा ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान। 4 तरह के विज्ञान होते हैं। तो लेकिन देखिए इसमें क्या है, हम लोग साइंस में कक्षा 10 में बच्चे क्या है, पहला चैप्टर जो है आपका रासायनिक समीकरण व प्रतिक्रिया। तो इसमें हम लोग देखिए बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या हेडिंग है हमारा, पहला हेडिंग क्या है हमारा, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें कोई भी तत्व क्या ले, भाग ले, और भाग लेकर के नए उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए बेसिक चीज क्या है, इसमें पहले हम लोग जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तभी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ पाएंगे। तो देखिए तत्व क्या होते हैं, तो पिछली कक्षा में आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि किसी भी सिंगल पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे क्या है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, तत्व हैं। तो 1 से 30 तक सभी बच्चों को बेसिकली कक्षा 10 में जितने हैं तत्वों का नाम, उसका प्रतीक, उसके परमाणु क्रमांक, उसके परमाणु भार, ये सभी याद होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं। तो आइए चलते हैं हम सेकेंड टॉपिक पे, अभिकारक क्या होता है। तो देखिए अभिकारक क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कि ए है हमारा Na प्लस Cl, NaCl हो गया। तो देखिए क्या है, Na क्या हमारा सोडियम है, Cl क्या है, क्लोरीन है, यानी क्लोराइड है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया आपका, यानी कि NaCl जो है आपका सोडियम है आपका, और एक क्या हमारा क्लोरीन है। तो ये सोडियम और क्लोरीन बनके क्या बन गया, मिलके सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, साधारण नमक भी बोलते हैं इसको। NaCl जो हमारा साधारण नमक का फार्मूला है। तो देखिए इधर के जो साइड पे होते हैं हमारे, एक कहलाते हैं हमारे अभिकारक कहलाते हैं, और इधर के जितने हमारे उत्पाद कहलाते हैं। तो आते हैं हम देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे तत्व जो किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं। ऐसे तत्व जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, या ऐसे तत्व जो रासायनिक समीकरण में आपस में मिल के एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, वे तत्व जो रासायनिक समीकरण में हिस्सा लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, तो वे तत्व, या चलिए इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की मतलब कि 2 तत्व आपस में मिल रहे हैं। कोई भी 2 तत्व आपस में मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए क्या रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। एक बार और सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये 2 चीज आपको क्लियर हो गया, अभिकारक और उत्पाद। अब आते हैं हम लोग इसमें थर्ड टॉपिक पे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है हमारा, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, हाँ। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में देखिए क्या, ऐसा परिवर्तन जो रासायनिक से होता है, ठीक ना, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका यहाँ क्या है, मिल्क है, क्या है, मिल्क है, दूध है, और दूध से हमारा क्या बन जा रहा है, ये हमारा दही बन जा रहा है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। दूध से दही बनने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि देखिए ऐसा परिवर्तन, परिभाषा देखिए ध्यान से समझिए इसको, ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए हो जाए और दोबारा अपनी अवस्था में न आए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
पूछेगा रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए हो जाए और फिर से अपनी पुनः स्थिति में ना आए, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध का दही बन जाना, अब दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध तो बनेगा नहीं, यानी कि दही से दूध नहीं बन पाएगा, यानी कि चेंज जो होगा परमानेंट होगा, यानी कि हमेशा के लिए परिवर्तन होगा, हमेशा के लिए परिवर्तन होगा। तो ऐसा परिवर्तन जो हमेशा के लिए हो जाए वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एक बार और ध्यान से सुनिए कि रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जो दोबारा अपनी अवस्था में नहीं आते हैं और वो हमेशा के लिए हो जाते हैं, जैसे दूध से दही बन जाने हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, स्थायी नहीं, स्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन मतलब कि दोबारा अपनी अवस्था में न आ पाए, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फिर आगे हम लोग आते हैं चौथे टॉपिक पे, भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है हमारा, भौतिक परिवर्तन, तो ध्यान से देखिए, परिभाषा आपको याद नहीं करना है, कोई परिभाषा बस समझना है। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है हमारा, कि वे परिवर्तन जो फिर से परिवर्तन होने पे, चेंज होने पे पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वे परिवर्तन जो अपनी अवस्था चेंज करने पे पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखिए आप इसमें पानी है आपका, पानी से हम लोग इसको क्या बना दिए, बर्फ बना दिए। पानी से क्या होगा, बर्फ बन गया। फिर बर्फ को भी हम लोग मेल्ट करेंगे जब, यानी कि इसको पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, पुनः क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी कि पानी से बर्फ बन गया और बर्फ से फिर पुनः पानी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, पुनः उसी अवस्था में आ जाए, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और एक परिवर्तन जो होता है अस्थायी होता है, यानी कि स्थायी हो गया रासायनिक परिवर्तन, और एक अस्थायी होता है, यानी कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी समीकरण को लिखते हैं हम जब हम, तो ऐसा एरो जरूर बनाएंगे। और इसमें हम लोग देखिए क्या इस चैप्टर में और हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये हमारा टॉपिक आ गया पांचवा टॉपिक आ गया चौथे के बाद, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार जो होते हैं उसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे तो देखिए रासायनिक समीकरण के जो प्रकार होते हैं कई प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला क्या है, रासायनिक समीकरण में हम लोग अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर क्या हमारा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और भी कई प्रकार के होते हैं, हम 3 पे डिस्कस कर लिया है। तो देखिए अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और हाइड्रोजन को लॉस किया जाता है, यानी हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इसका अवशोषित होता है। यानी कि ऑक्सीजन को वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाए तथा हाइड्रोजन को छोड़ा जाए, यानी कि हाइड्रोजन को लॉस किया जाए, हाइड्रोजन का ह्रास किया जाए, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, जैसे मान के चलिए आपका NaCl, या चलिए देखिए H2O है हमारा, तो ये हमारा H2+ O बन गया। यानी कि ऐसे यौगिक जो दो अलग अलग तत्वों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे यौगिक जो दो अलग अलग तत्वों में विभाजित हो जाए उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए आप लोग, जैसे है हमारा AgNO3 प्लस क्लोरीन, अब ये हमारा हो गया AgCl हो गया प्लस NO3 हो गया, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब यहाँ से AgCl बन गया, एक नया यौगिक बन गया और NO3 अलग हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिसमें कोई तत्व एक अलग तत्व के साथ मिलकर एक अलग यौगिक
बना ले उसे हम द्रव्य स्थापन क्रिया कहते हैं। फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं धीरे से। तो छठा टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए लास्ट में अभी आपको पूरा एक बार डिफाइन कर दूंगा मैं सारे जितने भी आपके टॉपिक है परिभाषा, क्योंकि आपको विज्ञान रटना नहीं है, उसको समझना है। आप समझ के याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हर चीज। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ऐसे रासायनिक समीकरण, जैसे एक उदाहरण मैं बता दूं आपको कि इधर है हमारा H2SO4 प्लस O, तो इधर आ गया हमारा H2O प्लस SO4। तो देखिए क्या है कि ऐसे रासायनिक समीकरण, अब देखिए स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ कि इधर के साइड को हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण में एरो से इधर के साइड को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, यानी कि रिएक्टेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इधर के साइड को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के सभी तत्वों के संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या मैंने बताया है कि इधर के अभिकारक के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है कि अभिकारक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो, यानी कि इधर H कितना है, 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है और एक 5 है। तो इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, 5 हो गया, सल्फर इधर 1 है तो सल्फर इधर 1, यानी कि जितना तत्वों की संख्या इधर हो उतने ही तत्वों की संख्या इधर भी हो तो संतुलित कहलाएगा। जितना इधर तत्वों की संख्या उधर तत्वों की संख्या क्या अलग हो तो असंतुलित कहलाएगा। एक बार और मैं आपको सारा डिफाइन कर दूं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं हम लोग। यहाँ आपको दिया हुआ रासायनिक समीकरण, यानी कि वे तत्व जो रासायनिक आपस में क्रिया करके नए तत्व का निर्माण करते हैं रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। 2 तत्वों का आपस में मिलना रासायनिक समीकरण कहलाता है। 2 तत्वों का आपस में मिलना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन आपको बता दिया, ऐसा परिवर्तन जो स्थायी हो तथा एक बार बदलने पे हमेशा के लिए बदल जाए, दोबारा अपनी पुनः अवस्था में ना आ पाए, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं तथा ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अस्थायी होते हैं। रासायनिक समीकरण हमने बता दिया है, रासायनिक समीकरण के प्रकार आपको बता दिया मैंने, और संतुलित रासायनिक समीकरण भी बता दिया और संतुलित रासायनिक समीकरण भी बता दिया आपको। अब आते हैं हम लोग संचारण पे आते हैं हम लोग। संचारण ये आपका पूछता है एग्जाम में हमेशा, 8वां पॉइंट देखिए संचारण किसे कहते हैं। तो संचारण क्या है, देखिए संचारण का मतलब हो गया है आपका पुरोजन बोलते हैं इसको, यानी कि पुरोजन मतलब होता है मूर्छा लगना। क्या लगना, मूर्छा लगना बोलते हैं इसको, यानी कि अब मूर्छा देखिए किसी भी धातु में ही मूर्छा लगेगा। धातु का मतलब आपका हो गया आयरन, Fe हो गया आपका, Fe मतलब आयरन यानी कि लोहा। अब लोहा है आपका, तो लोहे को खुली अवस्था में यानी कि वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में और जल के संपर्क में रहने पर इसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, यानी कि संचारण लग जाएगा। संचारण को हम लोग मूर्छा भी बोल सकते हैं या जंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जंग बोल सकते हैं। यानी कि संचारण किसे कहते हैं, तो किसी भी धातु को खुली अवस्था में वायु तथा नमी के संपर्क में आने पे उसमें जंग लग जाता है, तो इस धातु में जंग लगने की इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। एक बार और मैं बता दूं, कोई भी धातु जब वायु तथा नमी के संपर्क में आने से अपनी चमक को छोड़ने लगता है, अपनी चमक समाप्त करने लगता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं। और संचारण से बचने के उपाय भी परीक्षा में आते हैं हर साल। इस संचारण से बचने के क्या उपाय है, तो बेसिक चीज आप लोग को पता ही होगा कि मूर्छा से कैसे बचा जा सकता है। पहला क्या है, संचारण से बचने के उपाय क्या है कि धातुओं को पेंट करके, यानी कि पेंट करके उसको आयरन को पेंट कर दिया जाएगा लोहे को। दूसरा क्या है, उस पर ग्रीस लगाकर उससे बचा जा सकता है, या जल से और नमी से उसको वायु से दूर भी करके उसको किया जा सकता है, संचारण से बचा जा सकता है। या गैल्वेनीकरण करके बचाया जा सकता है। गैल्वेनीकरण की मतलब
उसको जिंक में डुबो करके, जिंक का लेप लगा करके इत्यादि कई तरह के होते हैं। तो इसमें यदि कुछ छूटा होगा तो हम सेकेंड वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।